नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनका रिजल्ट आया है। चार्ट देख करके आप कुछ अनुमान लगा पा रहे हो? जी हाँ, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी बाजार को, इसी कारण ये चार्ट कमाल का चला है। पिछले एक महीने में इसने 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये कमाल की परफॉर्मेंस है इनकी। ठीक है, चार्ट पर ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं, क्या बाजार की एक्सपेक्टेशन को इसने फुलफिल किया या नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट खुलने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बता देते हैं कि आप दो तीन स्टॉक्स में हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। एक कंपनी है आईडीएफसी, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इनकी सब्सिडियरी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल आप कर भी सकते हो अगर आपको चार्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग दिखता है। अच्छी बात यही है इस स्टॉक के लिए कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट अच्छा करेगा तो ये भी चार्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, ये तो आप देखते ही होगे चार्ट में। एक दूसरा स्टॉक है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, इस स्टॉक में क्या वैल्यू है और इस स्टॉक को मैंने खरीदने के लिए क्यों बोला है, उसके लिए आप आईडीबीआई बैंक पे जो हमारी वीडियो है उसको जा करके देख लेना। बिना वीडियो देखे यहाँ पर तो कोई ट्रांजैक्शन मत करना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी आप थोड़ी देर वीडियो देख लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो रिजल्ट का डिस्कशन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चार्ट हमने देखा, एक बढ़िया पैटर्न वहाँ पर बना हुआ है, टेक्निकल सेटअप पे भी मजबूत है, ब्रेकआउट की भी, स्विंग ब्रेकआउट जिसको आप बोलते हो, उसकी भी संभावना बढ़ी हुई है। तो क्या रिजल्ट भी वैसे ही आया है जैसे बाजार सोच रही थी? तो चलिए देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपसे बोला था कि कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में थोड़ा सा पता कीजिएगा। कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न में मुझसे पूछी थी, मैं आपको बता दूँ। कॉस्ट ऑफ फंड्स एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया कीजिए। फंड्स की कॉस्टिंग क्या है, यानी कि जो हमारे पास पैसा है वो हमें कितने चार्ज पे मिला है। जैसे कि इंटरेस्ट, जब आप लोन लेने जाते हो, लेट से कि आप पर्सनल लोन लिए 12%, 16% या 18% पे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 18% एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब 18% आपको चार्ज देना पड़ रहा है आपके पास जो पैसा है उसका। तो बैंकों को पैसा कहाँ से मिलता है, अनुमान लगाइए, पता है ना? आरबीआई देती है, जिसको आप रिजर्व बैंक बोलते हो, या फिर हम और आप जैसे लोग जब फिक्स करते हैं पैसा, या फिर बैंक में जो पैसा रखते हैं हम, उससे बैंक पैसा उठाता है। तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, जो ये इंटरेस्ट इनकम देते हैं, इसका डिफरेंस उसमें कैलकुलेट हो सकता है। आप आसानी से बात समझ गए होंगे। प्लस आरबीआई से आपने दो रेशियोज के बारे में सुना होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सुना है ना? तो वहाँ से जो ये पैसा उठाते हैं वो कॉस्ट ऑफ फंड में गिना जाता है। मतलब पैसा कितनी अच्छे तरीके से, कितने सस्ते रेट पे आपको मिल जा रहा है, उसी को कॉस्ट ऑफ फंड कहते हैं। जितने सस्ते में आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बैंक है जिसको अपने कस्टमर को ब्याज देना पड़ रहा है 3%, ठीक है, 3%, और वो लोन पे कमा रहा है 9%। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बस एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो उसकी कॉस्ट ऑफ फंड आसान हो जाएगी जब एक कोई दूसरा बैंक है वो 4.5% दे रहा है और लोन बांट करके वो 9% भी नहीं 8.5% कमा पा रहा है। और तकलीफ कहाँ पर होती है मैं वो डिस्कस करूँगा। पहले रिजल्ट पे आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम इनकी हुई है, ये डेटा लाख में है, तो मैं 2 पॉइंट पीछे आऊँगा, फिर आपको करोड़ में बताऊँगा। नेट इनकम हुई है 4,921 करोड़ रुपए इंटरेस्ट से ओवरऑल। ठीक है, तोड़ मरोड़ के यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ठीक है, टोटल इनकम आप यहाँ पर देख सकते हो 5,777 करोड़। ठीक है, ये हो गई इनकी टोटल इनकम। एक्सपेंसेस पे चलते हैं। एक्सपेंस कंपनी के लिए, मतलब एक बैंक के लिए सबसे बड़ी जो खर्चा होगा, सबसे बड़ा जो खर्चा होगा वो होगा कि आपने ब्याज कितना दिया। तो इन्होंने ब्याज दिया 2,170 करोड़। अब यहाँ से अगर आप इनकम की बात करोगे, यहाँ से इनकम बढ़ी है, यहाँ से इनकम बढ़ी है, तो अच्छी बात है ना, इनकम बढ़नी चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है। तो ये चीज़ पॉजिटिव है। और उतनी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई दी क्योंकि ये बैंक अभी छोटा है, छोटा बच्चा है। छोटी बच्ची हो क्या? एक मिनट में पता करता हूँ। 2015 यहाँ के लास्ट में शायद ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, अभी चार्ट पर चल करके देख लेंगे। और वहीं के आसपास ये बैंक लॉन्च भी हुआ था, आईडीएफसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च किया था, और काफ़ी उम्मीदें हैं इस बैंक से लोगों को। खैर, छोटा बैंक है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है, मैं जो बात कहना चाहता था, वो और बढ़िया होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं इस बैंक में अगर पैसे डालूंगा तो मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में पैसे नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक छोटे बैंक में पैसे डाल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद यहाँ पर ग्रोथ की ज़्यादा है कि इनकी जो टोटल इनकम है, खासकर जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट है, ये तगड़े से बढ़े, क्योंकि ये नए ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए नए प्लान्स, नए नए तरीके। और देखिए ये ऐड किससे करवा रहे हैं यार, मैं क्या बोलूँ उस पर जाने दीजिए, कंट्रोवर्सी आप लोग छोटी छोटी बात पे करते हो यार। 2-4 लोग जब अजीब सी बातें बोल देते हैं अच्छा नहीं लगता।
तो इससे अच्छा कुछ बोलो ही मत। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। ये वहाँ से अगर यहाँ पर कंपेरिजन करोगे तो ग्रोथ तगड़ी है, और ये ग्रोथ मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत अच्छी नहीं। जैसे ये चीज़ मुझे एवरेज या यूँ कहूँ बिलो एवरेज लगी, ये चीज़ मुझे एवरेज लगी, बस इतना ही समझ लीजिए। एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने पैसा खर्चा किया है 830 करोड़, 784 करोड़ के मुकाबले अच्छा है, 554 करोड़ के मुकाबले बहुत अच्छा है। ये चीज़ मैं इसको बहुत पॉजिटिव दूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब एक कंपनी को अपने ऊपर भरोसा होता है तो वो नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, तो इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव ही मानिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसको आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें बैंकों को मैनेज करनी होती हैं, उसमें भी खर्चे लगते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही पैसे नहीं देने होते हैं। वहाँ पर इनका बड़ा पैसा खर्च हुआ है 1832 करोड़ रुपये, 1889 करोड़ के मुकाबले, और 1477 करोड़ के मुकाबले, तो यहाँ पर भी खर्चा बढ़ा। अगर आप नेट खर्चे और इनकम को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिलेगा कि यार जिस हिसाब से इनकी इनकम बढ़ी है लगभग उसी रेशियो में खर्चा भी बढ़ गया, तो कुछ हमको यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ धमाकेदार हो गया। लेकिन जब आप इनके मीडिया स्टेटमेंट को जा करके देखोगे, भाई यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो बैंक वाले ऐसे ही, या हर कंपनी लगभग ऐसी बातें करती है, पॉजिटिव बातों को बढ़ा चढ़ा के बताएगी, जो नेगेटिव बात है उसको सटल तरीके से छुपा जाएगी। तो मैं आपसे नहीं छुपने दूंगा, मैं आपको कहानी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये रिजल्ट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखो हर क्वार्टर में संडे है तो क्वार्टर में आपको चखना लेना चाहिए, और प्यार से सिप करते हुए धीरे धीरे, तो नशा शराब में होता है, नाश्ती बोतल, नशा नहीं होना चाहिए। खैर मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। हर क्वार्टर में आपको इम्प्रूवमेंट जो है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तभी दिखाई देगी जब आप कम से कम 10, 12, 15 स्टॉक्स का एनालिसिस करोगे, अपने दम पे करोगे, उनको समझोगे। मैं ये कहता हूँ आपसे कि फंडामेंटल एनालिसिस एक टफ जॉब है, बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों का ये काम है, और उसके बाद भी वही लोग गलत होते हैं। ये जा कर के देखो, इंडेक्स फंड से भी मैं कह रहा हूँ भाई साहब, करोड़ों की सैलरी लेने वाले लोग इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और इनका नंबर छोटा मोटा नहीं है। कभी कभी 80% म्यूचुअल फंड्स, कभी कभी 70, कभी कभी 60, कभी कभी तो 90% तक ये डेटा पहुंचता है कि 90% म्यूचुअल फंड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट फेल हो जाते हैं इंडेक्स के रिटर्न को बीट करने में। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक समझ गए। तो चलिए, नोटा हो गया, उसको बोलना चाहिए था नॉट एन ईजी टास्क, ग्रामर भी सही होनी चाहिए। चलिए रिजल्ट एनालिसिस आगे बढ़ते हैं। सरकार के पास 4.20% स्टेक है, तो इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिस चीज़ से हमको लेना देना है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस पर आप फोकस कीजिएगा। 15.42 घट करके आया है, यहाँ से भी घटा है, यहाँ से तगड़े से घटा है। अब आप कहोगे ये चीज़ क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ बैंक क्या कह रहा है इस पर, फिर आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। फिर सबसे ज़रूरी क्या है, वैल्यूएशन, और हमें स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा है वो हम समझेंगे, और नेट रिजल्ट से हमको एक चीज़ डिकोड करनी होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस मैं केवल इसलिए समझ के बैठना चाहता हूँ कि मुझे ये पता रहे ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में रहने की जगह डिजर्व करता है या नहीं, बस मुझे इतना चाहिए। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं, वो चार्ट पे हमको पता चलेगा, चार्ट हमको सब कुछ बताएगा। वॉल्यूम एनालिसिस पता होगा तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये चीज़ फेक तरीके से तो नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना, रिगिंग तो नहीं हो रही है, ये चीज़ हम समझ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं, प्रोविजनिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये आ गया, ठीक है। देखिए बैंक क्या कह रहा है कितने सटल तरीके से, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्लूडिंग Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 प्रॉफिट्स इज एट 15.77%, ठीक है। हम रिजल्ट देख रहे थे 15.42%, ठीक है, 15.42। यहाँ पर ये नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर सेबी बोलेगी ये क्या कर रहे भैया, लेकिन वहाँ पर देखिए, अब यही होता है कि जो रियलिटी है, जो डिफरेंस है वो हमको यहीं से समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बता देंगे इंक्लूडिंग ये, तो कुछ लोग सोचेंगे ये तो इंक्लूड ही होता होगा, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। समझ गए ना, समझ गए बात। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब ये क्यों कम हुआ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गई, जैसे कि कोविड आया था, वहाँ पर आपके पास एक RBI की लिमिट होती है। ये अच्छी, ऐसा नहीं है कि ये बुरा नंबर हो गया, लेकिन ये कम क्यों हुआ, मुझे इस बात से तकलीफ है। अब ये चीज़ कम हुई तो आप कहोगे कि बहुत सारे पैरामीटर्स, फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं उस फैक्टर को आपको प्रोविजनिंग के हिसाब से समझाना चाहूँगा। लेकिन
अभी इतना समझ लीजिए कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये बुरा नहीं है, मुझे तकलीफ सिर्फ एक बात से है कि इन्होंने अपने रिस्क एपेटाइट को मतलब बढ़ाया क्यों। ठीक है, ये इसको अच्छे से मैनेज भी चाहते तो कर सकते थे। अब मैं प्रोविजनिंग की बात करना चाहता हूँ। प्रोविजनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी नेट एनपीए से पहले। ठीक है, रिजर्व बैंक एक चीज़ दिखाते हैं प्रोविजनिंग से पहले क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। बात समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई मुझे भी, कौन सी समझ में आई पता नहीं, मतलब फर्जी चीज़ लिख करके यार क्या बताऊँ, तकलीफ बहुत है। चलिए प्रोविजंस देखते हैं। 307 करोड़, यहाँ देखिए 1872 करोड़, फिर से ये क्या है, 1872 करोड़ की प्रोविजनिंग, यहाँ पर मात्र 307 करोड़ की प्रोविजनिंग, यहाँ पर 369 करोड़ की प्रोविजनिंग, अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज। ठीक है, अब प्रोविजनिंग क्या होती है, ये चीज़ होती है कि मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने अगर 20 रुपये बचा करके रख लिए तकलीफ झेलने के लिए, ठीक है, आगे के लिए, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 80 रुपये, और 20 रुपये मैंने प्रोविजनिंग के तौर पे जो हमारे पास ग्रॉस एनपीए था उसको नेट एनपीए में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया। अब ये चीज़ क्यों की जाती है भाई, मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ। देखो, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो पहली बार फंडामेंटल एनालिसिस किसी बैंक का देख रहे हैं, तो अगर आपको बातें पता है तो आप भगा देख सकते हो, अंत में मैं आपको बता भी दूंगा स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं। ठीक, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होगे ग्रॉस एनपीए, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होगे नेट एनपीए। ये जो नेट एनपीए है मतलब इतना पैसा इनका अभी एनपीए फंसा पड़ा है। जो इनका ग्रॉस एनपीए है इसका मतलब जो इतना पैसा है इतना लोग इनके यहाँ फ्रॉड करके चले गए, या फ्रॉड नहीं तो हो सकता है किसी की मजबूरी है, किसी की तकलीफ है, मतलब लोगों ने नहीं चुकाया। अब जो इसका और इसका डिफरेंस है ये आता है प्रोविजनिंग से, मतलब बैंक खुद पैसा भरता है, ये इनका ग्रॉस था, नेट इनका इतना आया, समझ गए। मतलब बैंक अपने प्रॉफिट में से पैसा यहाँ पर ला करके डालता है, मजबूरी है, बैंकिंग का बिजनेस करना है तो ये तो करना ही पड़ता है। तो ग्रॉस एनपीए इनका घटा है 3.36%, 3.70% से 4.61% से। याद रखिएगा इस क्वार्टर में, जो भी क्वार्टर बीत रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट देखिए दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक बात पता चली कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जा रहा है। ठीक है, बेस्ट क्वार्टर जाना भी चाहिए, आज संडे है। हाँ यार, क्वार्टर हो रहा है। वैसे क्वार्टर 3 यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास क्वार्टर्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो 3.36% जो है ये है ग्रॉस एनपीए, और जो नेट एनपीए है ये भी घटा है, 1.30 पे आया है। तो ये एक प्लस फैक्टर है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, बैंक ने इसको मैनेज किया है। किस चीज़ को यहाँ पर आपको और पॉजिटिव मानना चाहिए, वो ये कि प्रोविजनिंग भी इन्होंने इस क्वार्टर में कम की है। ठीक है, यानी कि बैंक के पास ये कॉन्फिडेंस है कि अभी हम उस कंडीशन में हैं जहाँ पर हमको ज़्यादा प्रोविजनिंग भी नहीं करनी पड़ी, और हम अपने नेट एनपीएस को, अपने ग्रॉस एनपीएस को अंडर कंट्रोल रख पाए हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं यार, हटा सावन की घटा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर अलग अलग तरीके से आप इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे फिट बैठाते होगे, लेकिन मैं आपको बता दूं डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस माइनस होती रहती हैं, दो इंसान में, जैसे कि एक इंसान ए है एक इंसान बी है, कुछ अच्छी आदतें इसके पास होंगी, कुछ अच्छी आदतें इसके पास होंगी, दोनों एक ही जगह पे जॉब करते होंगे, लेकिन फिर भी दोनों कुछ ज़्यादा, कोई उसमें से ज़्यादा पैसा बचाता होगा, कोई उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता होगा। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें इलट उलट नहीं जा सकती, लेकिन वो चीज़ें बहुत, मतलब ऐसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ए अच्छा हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे बी अच्छा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें दोनों अच्छे हो सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से रखना है, चीज़ों को अपने हिसाब से समझना है। इसीलिए रियल लाइफ से स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब फिट बैठाती है अपने आप को उसमें। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक 100 रुपये पे मैं बेच रहा हूँ, कोई खरीदने को भी तैयार है। किसी को ये रेट एकदम रद्दी लग रहा है और किसी को ये रेट बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो खरीद के रहूँगा। समझ रहे हो ना? तो ये होती है स्टॉक मार्केट की सच्चाई, और यहाँ पर इस रिजल्ट को देख करके भी बिल्कुल ये सच्चाई आगे ही बढ़ने वाली है, कुछ ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे 75 पैसे का हम अर्निंग पर शेयर माने, तो यानी कि अगले 4 क्वार्टर में ओवरऑल ये 3 रुपये कमा लेंगे। और अभी जो शेयर प्राइस है 40 के नीचे है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग का इनका कितना है, IDFC फर्स्ट बैंक 37 रुपये, 40 के भी नीचे है, तो 12 समथिंग आएगा इनका अर्निंग पर शेयर। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे 50 पैसे से 5 चौक 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ से आ रहा है 18। तो इन्होंने अपने वैल्यूएशन को इम्प्रूव किया। ऑफकोर्स बात है, आपको EPS से भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लॉस था तो हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12 के मल्टीपल पे
मैं IDFC फर्स्ट बैंक खरीदना चाहूँगा, लेकिन चार्ट तो कह रहा है कि यार ये तो पहले से ही रिटर्न दे चुका है, तो मैं ट्रेड करता हूँ, क्यों खरीदूंगा। चलिए आपको ले चलते हैं चार्ट पर। दो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने आपको पहले ही दूर करने की बात कही है, आप दूर नहीं करोगे तकलीफ आपको होगी। अब ये स्टॉक के लिए जो स्टॉप लॉस बन करके आ रहा है वो 35.75 आ रहा है। अब यहाँ से वो 2 रुपये ऊपर है, परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया मोमेंटम आया है। तो आपको इस स्टॉक को ऊपर जाते हुए उड़ती चिड़िया अगर पकड़नी है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, जहाँ खड़ा है यहीं से आप ट्रेड पकड़ सकते हो। 15 मिनट की कैंडल पे कंफर्मेशन, उसके बाद एक 3 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद पिवट पॉइंट, फिबोनाची, ये सब वीडियो जब आप देख लोगे फिर आपको पता चलेगा ये स्टॉक कहाँ खरीदना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और क्यों इसमें बने रहना है, कितनी देर तक बने रहना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब कुछ आपको पता रहेगा। समझ गए। चलिए अब दूसरा एंगल फिट करते हैं कि हमको ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कब खरीदना है। लगातार गिर रहा था, बहुत सारी चीज़ें, मार्केट भी तकलीफ दे रही थी, तो ये स्टॉक भी वहाँ पर तकलीफ में था, लेकिन अंदर के प्लेयर्स को बातें पता चल जाती हैं और वो करते हैं खरीदारी। सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक नहीं, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आपको बढ़िया वाली बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप अंदाजुकी मत खेलिएगा, जिसके पास पेशेंस होगा उसको ये स्टॉक आगे भी अपॉर्चुनिटी देगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इस वक्त आपको मना कर दूँ फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में उपलब्ध, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बड़े स्टॉक से एक यहाँ पर जिस हिसाब से ये ग्रोथ ला करके हमको दिखाए हैं, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हो गया हूँ। तो आपको बता सकता हूँ कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर बिल्कुल ढूंढ सकते हो। कल दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको खींच करके लाइए। एक महीने में 20% के आसपास का रिटर्न एक बड़ा रिटर्न है, जिस हिसाब से इनका रिजल्ट आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इधर साइड आपको बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। ट्रेड आपको सेटअप पे करना है। आप लोग होगे कंफ्यूज और कह रहे होगे कि इतनी देर हमने रिजल्ट एनालिसिस देखा, हमको पैसा बनाना कहाँ से मिलेगा। तो भाई देखो, आप लाख सर पटक लो इस बाज़ार में, आप लाख मेहनत कर लो, अगर आप तरीके से नहीं रहोगे, आप 1 लाख रुपए लेकर आए हो, 1 करोड़ लेकर के आए हो, 10 करोड़ लेकर के आए हो, सारा पैसा बाजार चुटकी बजा करके खा जाएगी। तो ऐसे मत सोचा करो, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, सीखने के बारे में सोचा करो। IDFC फर्स्ट बैंक एक क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी को उस हिसाब से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जो इनके CEO साहब हैं, मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, काफ़ी बेहतरीन बंदे हैं वो, और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं लोगों को, खासकर बड़े शेयर होल्डर्स को। तो वो जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री में आकर के चीज़ों को बताए हैं, चीज़ों को हमारे सामने रखे हैं, उस हिसाब से हमको इस बैंक पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे मत जाइएगा, सिर्फ रिजल्ट की पॉजिटिव चीज़ों को मत देखिएगा। जो यहाँ पर तकलीफें हैं उनको भी आपको समझना है। ग्रोथ आपके सामने उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रही है। बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे उतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, बैंक उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहता है? ठीक है। और देखो, छोटे बैंक के साथ तकलीफ ये है कि इनको जो लोन बांटना है वो कम रेट पे देना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्यों आएगा कोई, मैं SBI से ले लूँगा, ठीक है, तो आप या तो कम रेट पे बांटो। दूसरा, रिस्की लोन भी बांटने पड़ते हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये दोस्त कि आप जब एक छोटे बैंक को आपको ज़्यादा ब्याज देनी पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए जो सबसे बड़ी चीज़ इनके लिए पॉजिटिव प्ले कर सकती है वह है ग्रोथ, और वो ग्रोथ हमको नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं इस रिजल्ट को एक एवरेज रिजल्ट करार देता हूँ। बाकी आपकी जो समझ है अपने हिसाब से लगाइएगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये मैं नहीं मिस करने वाला, और मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा। और इसी तर्ज पे आप अन्य स्टॉक्स को भी देखिए जिनका मार्केट कैप छोटा हो, उनको आप इसी तर्ज पे तौलिएगा और रिजल्ट आप खुद से एनालाइज कर पाओगे आसान भाषा में। मैंने फिर से कहा कि हमारे आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बना है दोस्त। जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो कैसे समय दे पाएंगे, और प्लस बहुत बड़े बड़े पढ़ैया लिखैया वो सब फेल है यार। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बड़ा हरकुलियन टास्क है। हरकुलियन टास्क क्या होता है? अंग्रेजी में कहावत है, जा करके सर्च करने ला क्या है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो समझ गए होंगे। मतलब बेहद ही बेहुदा काम मुझे लगता है फंडामेंटल एनालिसिस। सिर्फ इस बेस पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म में पैसे कमा लूँगा, ये मुझे कठिन टास्क लगता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है, और वो तुक्का तो ट्रेडर भी लगा लेता है ना। चार्ट सब कुछ कहानी बताता है, इसीलिए मैं चार्ट का बड़ा फ़ैन हूँ। और बेहुदा का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ हो गई। बेहुदा का मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि यूज़लेस,
वेन टाइप की चीज़, समझ गए ना। अंग्रेजी में एक शब्द है VAIN, कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी हो गई। अभी आपसे विदा लेने का समय है। मैं IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पर ट्रेड करूँगा, जिधर भी मिलेगा मैं ट्रेड पकड़ूंगा। ट्रेड कैसे पकड़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, खरीदने के लिए मेरे पास अन्य अपॉर्चुनिटीज़, अन्य बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जो ज़्यादा तकलीफ है वो मैंने आपको समझा दी। आपको कैसा लगा रिजल्ट एनालिसिस बताइएगा, व्हाट्सएप पे डराइएगा नहीं किसी को। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।